हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम रिवीजन लगाना शुरू करेंगे इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग की। आज के वीडियो में हम इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात बच्चों को बता देता हूँ, मैं आपको पहले 116 करा रहा हूँ, फिर इसके बाद 115 कराऊँगा, फिर इसके बाद फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कराऊँगा। मतलब 116, 115 और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी आने वाली जो 3 वीडियोज़ हैं हमारी, वो इन तीनों इंड AS के ऊपर होंगी। तो पहले हम 116 निपटाएंगे, फिर 115 पे आएंगे और फिर हम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे। तो आज के वीडियो में बेटे मैं आपको लीज़ का जो पार्ट है वीडियो नंबर 1 से शुरू करके दे रहा हूँ, राइट। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था एप्लीकेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव का। और सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि मैंने आप सारे बच्चों को बताया था कि 1/4/2019 से 1/4/2019 से 116 एप्लीकेबल हुआ और सेम डेट से इंड AS 17 विदड्रॉ हो गया आपका। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी RTP मई 19 तक के होंगे उसमें इंड AS 17 के क्वेश्चंस होंगे लीज़ के। लेकिन मई 19 की RTP के बाद नवंबर 19, मई 20 या उसके आगे के RTPs में आपको 116 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे हम पुराने वीडियोस देखते हैं RTPs के, तो मैं उसमें 17 करवा रहा हूँगा, क्योंकि RTPs के वीडियोस आपको पता अपडेट नहीं होते। RTPs तो एक गाइडेंस होती है आपके लिए, प्रैक्टिस तो बच्चे ने खुद करनी होती है। तो अगर किसी RTP में इंड AS 17 का क्वेश्चन किया हुआ मिले, उसको स्किप करना बेहतर है। ये मानो कि ये तो विड्रॉ हो गया, पुराना है ये वाला। तो 1/4/2019 से इंड AS 116 लागू हो गया जी आपका, और इंड AS 17 विड्रॉ हो गया। और इस इंड AS में लीज़ के रिगार्डिंग सारी अकाउंटिंग है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंड AS 17 में और 116 में क्या डिफरेंस है। 17 में हम लेसी की बुक्स और लेसर के बुक्स 2 अलग अलग बुक्स तैयार करते हैं। फिर 116 आया हमारा, तो 116 एक्चुअली लेसर के बुक्स में तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं बताता। लेसर के बुक्स तो मोर और लेस सेम ही है, मेन जो चेंज है वो लेसी के बुक्स में है। तो आप ये मान के चलो कि 116 की जो फ्रेमिंग है वो लेसी के बुक्स को टारगेट करके बनाई हुई है। तो लेसी के बुक्स में काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हमने पढ़े थे। और फिर मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था एसेट्स आउट ऑफ स्कोप, कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनका लीज़ 116 कवर नहीं करता। नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट्स। मैं आपको चेक करा देता हूँ जी, मैं बोलता जाऊँगा, टिक लगाता जाऊँगा। सबसे पहले है जी बायोलॉजिकल एसेट्स। नंबर 2 मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स। आपको पता है इस पे 106 लगता है आपका, बायोलॉजिकल पे 41 लगता है आपका। फिर आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। अगर आपके इंटेंजिबल का कोई लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है 38। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स 115। और अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कोई राइट्स आपने मतलब आउटसोर्स किए हैं तो उस पर भी 115 लगेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आउट ऑफ स्कोप हैं आपकी, ये आउट ऑफ स्कोप है। और ये जो ई पॉइंट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, 115 में जो नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं इन्होंने वो इसी चीज़ के ऊपर किए हुए हैं। 115 के जो स्टडी मैट में नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो इसी चीज़ के ऊपर ऐड हुए हैं। जो भी 20-25 क्वेश्चन ऐड किए हैं इन्होंने वो इसी पार्ट के ऊपर ऐड किए हैं। अच्छा जी, फिर हम चल के आए कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, और वो था एग्जम्पशंस का। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको बताया था एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ 116। मैं यहाँ से अब आपको रिवाइज कराना शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले तो बेसिक चीज़ें थी। इंड AS 116 लेसर को कोई भी एग्जम्पशन नहीं देता। लेसर को जो अकाउंटिंग मॉडल्स दिए गए हैं लेसर को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो एग्जम्पशन की बात हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए। किसके लिए? लेसी के लिए। हमारा जो लेसी पार्टी है ये चाहे तो एग्जम्पशन अवेल कर सकता है। किस चीज़ की एग्जम्पशन? 116 अगर वो चाहे तो अप्लाई नहीं कर सकता। 116 है क्या? इंटरेस्ट मॉडल है सर, भूल गए। ROU लीज़ लायबिलिटी। हमारा जो लेसी है वो अगर लीज़ को आइडेंटिफाई कर ले
तो इसे एक एंट्री पास करनी पड़ती है ROU टू लीज लाइबिलिटी। ये इंटरेस्ट मॉडल है, ब्याज ड्यू कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो अगर कोई लेसी चाहे तो ये वाला मॉडल चूज़ कर सकता है कि वो फॉलो ना करे। 116 का एप्लीकेशन माफ़ है, किसको? लेसी को माफ़ है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर लेसी कंडीशन पूरी कर दे तो 116 लगाना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है और वो इजी अकाउंटिंग मॉडल में जा सकता है। उसे अपना ये इंटरेस्ट मॉडल, इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेसी एग्जम्पशन चाहता है तो उसको 2 में से 1 लीज़ पूरी करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, या तो उसके पास कोई शॉर्ट टर्म लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी लेसी के पास शॉर्ट टर्म लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म लीज़, तो 116 लगाना मैंडेटरी नहीं है उसके लिए। या फिर उसके पास कोई लो वैल्यू लीज़ है, लो वैल्यू लीज़, या तो शॉर्ट टर्म लीज़ हो या फिर लो वैल्यू लीज़ हो। अगर इन दोनों में से एक लीज़ है तो लेसी को 116 लगाना मैंडेटरी नहीं है, वो अपनी अकाउंटिंग आसान तरीके से कर सकता है, उसके ऊपर ये मॉडल लागू नहीं होता। फिर हमने रिवाइज़ किया था, बात को समझा था कि शॉर्ट टर्म लीज़ किसको कहते हैं। अगर कोई लीज़ पीरियड 12 महीने का है या उससे कम है, अप टू 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। अगर कोई लीज़ 1 साल की है तो वो शॉर्ट टर्म लीज़ है। ऐसी लीज़ के ऊपर इंड AS 116 का बताया गया इंटरेस्ट मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेसी 116 से एग्जम्प्टेड है और लेसी अपनी अकाउंटिंग आसान तरीके से कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेसर को कोई एग्जम्पशन नहीं है। हम लेसर की एग्जम्पशन की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? लेसी की। तो अगर कोई लेसी शॉर्ट टर्म लीज़ में है, मतलब कोई लीज़ पीरियड 12 महीने का है, अप टू 12 मंथ से, या 12 महीने से कम है, तो वो चाहे तो एग्जम्पशन ले सकता है। और अगर कोई लीज़ लो वैल्यू लीज़ है, छोटी मोटी लीज़ है कोई, तो इसकी भी एग्जम्पशन है उसके पास। अब लो वैल्यू का क्राइटेरिया तो बताया नहीं होगा कहीं भी कि लो वैल्यू किसको बोलते हैं, लेकिन 116 ने एग्जाम्पल ज़रूर बताया हमें कि अगर कोई कंप्यूटर है, टैबलेट है, कोई आपका मोबाइल फ़ोन है, ऑफिस का फर्नीचर है, ये सब लो वैल्यू लीज़ में काउंट होंगे आपके। तो यहाँ तो कोई लीज़ आपकी 12 महीने तक की है या 12 महीने से कम है तो वो एग्जम्प्टेड है अकाउंटिंग से, 116 मत लगाओ। या फिर अगर आपकी कोई लीज़ लो वैल्यू एसेट के लिए है, उसके ऊपर भी 116 मत लगाओ आप। ये सारी बात इन्होंने हमें एग्जम्पशन में बोली है। फिर मैंने आपको इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। मैंने आपको शॉर्ट टर्म लीज़ के बारे में बताया था। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई लीज़ मान लो 13 महीने की है, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 13 महीने का हो गया, तो अब ये शॉर्ट टर्म लीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लीज़ है, इस पे 116 लगेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका पीरियड 2 महीने से कम करके इसको 11 महीने बना लिया। इनिशियली तो ये लॉन्ग टर्म लीज़ थी, लेकिन बाद में चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके इसको शॉर्ट टर्म लीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो 116 कहता है एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन इस केस में नहीं मिलेगी। आप अपना इंटरेस्ट मॉडल लगा रहे थे, लगाते रहो। इस तरह की शॉर्ट टर्म लीज़ आपकी एग्जम्प्टेड नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट डेट को। अगर आप पहले लीज़ लॉन्ग टर्म थी, बाद में शॉर्ट टर्म करते हो, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि मान लो आप एक बंदा है मिस्टर एक्स, इसने कार 1 कार 2 2 लीज़ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो अगर दो एसेट्स हैं तो इन दोनों का पीरियड अलग अलग चेक करेंगे हम। ये नहीं है कि 2 गाड़ियाँ हैं तो दोनों को मिलाया और इकट्ठा चेक कर लिया, नहीं। हर एसेट का लीज़ पीरियड अलग अलग चेक करेंगे। हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म लीज़ हो सकता है ये लॉन्ग टर्म लीज़ हो। तो हर एसेट का जो लीज़ पीरियड है वो अलग टेस्ट करेंगे हम। ये 2 बातें मैंने आपको शॉर्ट टर्म लीज़ के रिगार्डिंग बताई थी। फिर मैं जब आपको लो वैल्यू लीज़ में लेके आया था, तो लो वैल्यू लीज़ में मैंने आपको बताया था कि वैसे तो लो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, पर इंड AS 116 ने छोटे मोटे एग्जाम्पल से बताया हमें कि टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ऑफिस फर्नीचर, ये सब लो वैल्यू हैं। लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। पॉइंट नंबर 1, जिस एसेट को आप लो वैल्यू एसेट बोल रहे हैं वो
यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी एसेट को लो वैल्यू एसेट बोलना चाहते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट एसेट होना चाहिए। मैंने बोला मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के लिए कोई दूसरा एसेट नहीं चाहिए आपको। मैंने बोला टैबलेट, कंप्लीट एसेट है। कंप्यूटर, कंप्लीट एसेट है। ऑफिस फर्नीचर, कंप्लीट एसेट है। तो लो वैल्यू एसेट आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो यूज़ करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी एसेट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, मान लो कार है, तो कार का जो टायर है तो टायर भी लो वैल्यू, लेकिन टायर का करेंगे क्या? टायर जब तक कार में लगाएंगे नहीं तब तक यूज़ ही नहीं होगा। ये सारे एग्जांपल 116 ने बताए थे हमें कि अगर आप हर एसेट के अंदर लो वैल्यू ढूंढने लगोगे, इस तरह से लो वैल्यू नहीं देखना, अपने आप में कंप्लीट एसेट होना चाहिए वो। अब मान लो मेरे पास ये माइक है, तो इस माइक का अपना यूज़ है, कंप्लीट यूज़ है इसका, लो वैल्यू एसेट है। और लेकिन मेरे पास कंप्यूटर का प्रिंटर है, हाँ, तो प्रिंटर आपका जो है वो पहले जब तक डिवाइस से अटैच होगा तभी प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंटर का अपना कोई यूज़ नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि लो वैल्यू एसेट, जब आप किसी भी एसेट का लो वैल्यू टेस्ट करते हैं तो लो वैल्यू टेस्ट करने के लिए वो अपने आप में कंप्लीट एसेट होना चाहिए। मान लो मैंने गाड़ी के टायर की बात की, इस पे लो वैल्यू का क्लॉज नहीं लगेगा। मैंने प्रिंटर की बात की, नहीं लगेगा। मैंने बोला मोबाइल फ़ोन, इस पे लग जाएगा क्योंकि फ़ोन इंडिपेंडेंट है, उसका अपना यूज़ है। तो एक तो उसका अपना कंप्लीट यूज़ होना चाहिए, मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एक उसकी कीमत कम होनी चाहिए। सस्ता, बस छोटे मोटे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट आपके, उसके ऊपर इंटरेस्ट मॉडल नहीं लगाएंगे हम। पॉइंट नंबर 2, जिस एसेट को हम कह रहे हैं कि उसका इंडिपेंडेंट यूज़ होना चाहिए, तो उसकी सेकंड कंडीशन है वो एंटरप्राइज के लिए कंप्लीट एसेट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस एसेट का यूज़ इंडिपेंडेंट होगा तो उसका बेनिफिट भी अपने आप में कंप्लीट होगा। ये दो बातें 2 लाइनों में लिखी हुई हैं, लेकिन मतलब सेम है इनका। पहला, यूज़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसका बेनिफिट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। और बाद में इंड AS 116 ने कन्फ्यूज़न कैसे हटाया? कहते जी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर, एग्जांपल देके बोल दिया उन्होंने कि ये सब लो वैल्यू प्रोडक्ट है, इनके ऊपर आपको 116 नहीं लगाना। अगर किसी मान लो कॉल सेंटर ने 200 कंप्यूटर लीज़ पे ले लिए, 200 कंप्यूटर लीज़ पे ले लिए, तो आप 200 कंप्यूटर है, इकट्ठा नहीं जोड़ना। आपके पास सबके लिए क्या है, एक एक एसेट, 200 एसेट्स पड़े हैं, और ओवरऑल देखोगे तो कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, हर एसेट का कंप्लीट बेनिफिट है। एक लैपटॉप को यूज़ करने के लिए दूसरा लैपटॉप नहीं चाहिए, तो एक इंडिविजुअल एसेट का अपने आप में कंप्लीट यूज़ है और ये लो वैल्यू है। अब आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ा देंगे वो तो कीमत बढ़ी जाएगी। नहीं, हम यहाँ पे एसेट वाइज देख रहे हैं। लो वैल्यू में एक तो उसका यूज़ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और उसका अपने आप में बेनिफिट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो लो वैल्यू लीज़ है। इस तरह की जो लीज़ हैं उनके ऊपर आपका 116 काम नहीं करता। फिर मैंने आपको और बातें बताई थी। नंबर 3, जब हम लो वैल्यू एसेट की बात करते हैं, मान लो मैंने एक लैपटॉप लिया और ये लैपटॉप जो है पुरानी कंडीशन में है, ये सेकेंड हैंड है सर, ये सेकेंड हैंड है, तो 116 कहता है आप इस एसेट का लो वैल्यू सेकेंड हैंड वैल्यू के हिसाब से टेस्ट नहीं करेंगे। आप पता करो कि इसका मार्केट में न्यू प्राइस कितना है। न्यू एसेट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि एसेट की नेचर क्या है, लो वैल्यू या हाई वैल्यू। नई गाड़ी 25 लाख की है और पुरानी गाड़ी आपको 2 लाख में मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि लो वैल्यू हो गई आपकी, क्योंकि मार्केट में नई एसेट इस तरह की बहुत महंगी मिलती है आपको। तो जो एसेट आप लीज़ पे लेके आ रहे हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से लो वैल्यू डिसाइड नहीं करना, उसकी न्यू कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना आपने। नंबर 4, अगर आप मान लो मल्टीपल एसेट्स ले रहे हैं, जैसे मैंने 200 लैपटॉप का एग्जांपल लिया, तो उनकी ओवरऑल वैल्यू चेक नहीं करनी, आपने एक सिंगल यूनिट की वैल्यू टेस्ट करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, हम तो इंडिविजुअल एसेट जिसका कंप्लीट यूज़ है और उसका एक यूनिट का प्राइस कितना है। आप चाहे 200 एसेट ले आओ, वो आगे जाके हम पोर्टफोलियो अप्रोच में पढ़ लेंगे।
वो अकाउंटिंग कन्वीनियंस मिल जाएगी आपको। लेकिन आप अगर एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो सिंगल एसेट के हिसाब से आप टेस्ट करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी बेटे। अगर मैं आपको रिवाइज़ करना चाहूँ तो ये देखो आप, मैं आपको सारी बातें रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको एग्जम्पशंस के बारे में बताया था कि या तो शॉर्ट टर्म लीज़ होनी चाहिए या लो वैल्यू लीज़ होनी चाहिए। और ये जो एग्जम्पशन है लेसी को मिलेगी, लेसर को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अच्छा, शॉर्ट टर्म लीज़ किसको कहते हैं? अगर वो लीज़ 12 महीने के लिए है या 12 महीने से कम है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। किससे? 116 से। वो 116 के एप्लीकेशन से बाहर हो जाएगा। फिर मैंने आपको इसकी 2 बातें भी जो रिवाइज़ कराई थी आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर पहले लीज़ लॉन्ग टर्म है लेकिन बाद में इसको रीक्लासीफाई कर दिया शॉर्ट टर्म में तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जम्पशन। मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल एसेट वाली बात। इफ़ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एंटर्ड इनटू फॉर सिमिलर एसेट्स देन सच एसेट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लीज। हर एसेट को अलग अलग देखेंगे हम। जिस एसेट का कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने तक का है वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने से ऊपर है वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस पर डिस्कस किया होगा। फिर मैं लो वैल्यू पे आ गया सर। लो वैल्यू की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। देयर इज़ नो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑन दीज एसेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, नहीं बताई। लेकिन 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। 2 कंडीशन अभी बताई थी मैंने आपको, अभी बताई थी मैंने। पहली कंडीशन, ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी दूसरी एसेट के ऊपर। एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी के टायर हैं तो टायर्स तो डिपेंडेंट है कार के ऊपर, तो लो वैल्यू टेस्ट नहीं हो सकता इसके ऊपर। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे के सारे जो हैं लो वैल्यू एसेट्स हैं। फिर मैंने दूसरी कंडीशन एक और बताई थी कि इसका बेनिफिट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का लैपटॉप के साथ अटैच करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो, तो उसका बेनिफिट दूसरे रिसोर्सेज के साथ मिला हुआ है। लेकिन जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनका अपने आप, मेरे पास ऑफिस में एक चेयर है तो अपने आप में कंप्लीट यूज़ है, ऑफिस में टेबल है उसका अपने आप में यूज़ है। तो ये दोनों कंडीशन वैसे आपस में रिलेटेड ही हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे अभी कि एन एंटिटी शुड कंसिडर वैल्यू न्यू एसेट। आपने ये नहीं देखना कि आपके पास जो एसेट है वो कितनी पुरानी है, आप उसकी वैल्यू न्यू वैल्यू के हिसाब से टेस्ट करोगे। अगर इन्होंने मल्टीपल एसेट्स को कवर किया है तो हम एक एक एसेट करके चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो ज़्यादा हो सकती है। एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मेरे पास 200 लैपटॉप है, तो अगर आप इसकी ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो बहुत हाई हो जाएगी। ओवरऑल अमाउंट नहीं चाहिए हमें, एक एक लैपटॉप करके चलना है इसमें, तो उससे पता लग जाएगा। और 116 ने हमें कुछ एग्जांपल भी बताए हैं। कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं लो वैल्यू एसेट के लिए। मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, फर्नीचर है ये। तो यहाँ तो शॉर्ट टर्म लीज में एग्जम्पशन मिलेगी आपको या लो वैल्यू लीज में एग्जम्पशन मिलेगी, ये सारी बात हमने डिस्कस की हुई है। और फिर मैं आपको लेके आया था अकाउंटिंग में, कि मान लो शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू लीज है। एग्जम्पशन का मतलब क्या है? एग्जम्पशन का मतलब है इंटरेस्ट मॉडल नहीं लगेगा, ROU बुक नहीं करेंगे, लीज लायबिलिटी बुक नहीं करेंगे, बड़ी सिंपल अकाउंटिंग करेंगे। हम रेंटल पे करेंगे और P&L में डाल देंगे। लीज रेंटल टू बैंक, P&L टू लीज रेंटल, ख़त्म बात। रेंटल देते रहेंगे, P&L में खर्चा डालते रहेंगे, रेंटल देते रहेंगे, P&L में खर्चा डालते रहेंगे, दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। और मैंने इसमें बताया था SLM। मान लो आपके पास 10,000, 11,000, 12,000 ये 3 महीने का किराया दे रखा आपको। तो पहले हम इसका टोटल मारेंगे, इसका टोटल बनेगा 33,000। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो SLM बेसिस पे 11 आ गया, तो ये 11 P&L में जाएगा। आपने पेमेंट की है 10,
एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, P&L में जाएगा 11, तो 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे। तो आपका जो SLM का अमाउंट निकलेगा और जो P&L में जाएगा उसका डिफरेंस या तो प्रीपेड होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। तो वो 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग नज़र आएंगे आपको। यहाँ तो 11 के 11 मैच कर गए, तो आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये का अभी भी पड़ा हुआ है। फिर हमने 12 पे कर दिया, P&L में 11 जाएगा, 1000 पुराना आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। अगर ये उल्टा हो जाए, मान लो पहले महीने का किराया 12 है, फिर 11 है, फिर 10 है, टोटल वही 33 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 11,000 मंथली आ गया। पहली पेमेंट आपकी 12 गई, तो मैं 1000 रुपये को प्रीपेड मान लूँगा, क्योंकि P&L में तो SLM बेसिस पे 11 जाएंगे और वो प्रीपेड यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आपकी पेमेंट और आपके SLM का जो डिफरेंस है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग मान के उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन एक बात बड़ी मज़ेदार है, लीज रेंटल टू बैंक, P&L टू लीज रेंटल, इससे आसान अकाउंटिंग हो नहीं सकती। और ये सिर्फ किसको अलाउड है? ये लेसी को अलाउड है सिर्फ। अच्छा, ये देखो आप, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी इफ़ एग्जाम्शन आर, अगर एग्जाम्शन हम अवेल करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे होगी? ये देखो आप, लेसी विल राइट ऑफ लीज रेंटल ड्यूरिंग द लीज पीरियड ऑन SLM बेसिस, और प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे हम। सिस्टमेटिक भी अलाउड है, लेकिन सिस्टमेटिक बताया नहीं क्या होता है। SLM ही चलता है सर, इंटर में भी SLM ही पढ़ा था हमने। और जो भी डिफरेंस आएगा एक्चुअल पेमेंट का और SLM का, हम उसे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग मान लेंगे। जो बच्चे इंटर में मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है, मैंने उनको सिस्टमेटिक एलोकेशन करवाया हुआ है AS 19 में, लेकिन 116 में नहीं कराया। क्यों? 116 में कहीं मेंशन ही नहीं है, AS 19 में तो फिर भी बता रखा था हमें। तो जिन बच्चों ने इंटर की क्लासेस मेरे से ली हुई हैं उनको सिस्टमेटिक एलोकेशन का एक क्वेश्चन मैं ज़रूर कराता हूँ इंटर में, लेकिन फाइनल में कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, मैंने कराया नहीं आपको। तो SLM ही चल रहा है सर इसमें। तो ये सारी बात हमने एग्जाम्शन तक हमने कवर अप कर ली। मैंने यहाँ तक क्या बताया आपको? मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि लीज़ 1/4/2019 से एप्लीकेबल है। इन AS 17 विड्रॉ हो गया है, 116 आ गया है। 116 लेसी की किताबों में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन लेसर की किताबें ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर मैंने आपको बताया आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या था। आउट ऑफ स्कोप में 5 चीज़ें थी। एक तो आपके बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, एक मिनरल ऑयल्स हैं, एक आपका वो ट्रेडमार्क मोशन पिक्चर आपका और कॉपीराइट्स हैं, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स हैं, और एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर हम ग्रांट करते हैं किसी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो ये 5 चीज़ें आपके 116 की लीज से दायरे से बाहर हैं। फिर मैंने आपको बताया एग्जाम्शन। एग्जाम्शन लेसर को नहीं है, लेसी को है, और लेसी को एग्जाम्शन तब मिलेगी जब उसके पास कोई शॉर्ट टर्म लीज होगी या लो वैल्यू लीज होगी। शॉर्ट टर्म लीज जो पीरियड से रिलेटेड है अप टू 12 मंथ्स है। लो वैल्यू जो छोटे मोटे एसेट्स की लीज है, इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मॉडल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग कैसी होगी? SLM बेसिस पे होगी। जितना रेंट डालेंगे P&L में डाल के ख़त्म करेंगे, लेकिन चलेंगे SLM बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी रेंटल चुकाने हैं आपने शॉर्ट टर्म लीज़ के दौरान या लो वैल्यू लीज़ के दौरान, उन सारे रेंटल्स का टोटल मारो, नंबर डिवाइड करो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, आपका SLM अमाउंट आ गई, और उसका पेमेंट से कंपैरिजन करो। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग चलता रहेगा आपका। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया सर, और हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म हो गया। हमने फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही पढ़ा था। ये हमारा लीज़ का एक एग्ज़ाम्पल भी कराया हुआ है मैंने आपको। ये देखो, ये एग्ज़ाम्पल था हमारा। मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो 20, 18, 22 टोटल मारो, इसका कितना बनते हैं? 40 और 20 60। 60 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 20 आ गया। तो पहली तो पेमेंट बराबर ही है, 20 और 20, ना कोई प्रीपेड है ना कोई आउटस्टैंडिंग है। लेकिन फिर है 18, तो 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखेंगे आपको। फिर 22 आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा आपका। सिंपल अकाउंटिंग है सर। नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म हो गया, और मैं आपको वीडियो नंबर 2 पे ले आता हूँ। ये हमारा सेकंड वीडियो आ गया बेटे, इस पे आप लगाओ टिक। इम्पॉर्टेंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करूँगा अब। मैंने सेकंड वीडियो में इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग के सेकंड वीडियो में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कराया था। पूरे वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्या था?
और वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। लेसर और लेसी आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो लीज़ का है या लीज़ का नहीं है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज़ है फिर तो 116 लगेगा, अगर लीज़ है ही नहीं तो 116 क्यों लगाएंगे हम। तो आपको सबसे पहले तो लीज़ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेसर और लेसी आपस में साइन कर रहे हैं क्या उसमें कोई लीज़ प्रिवेल करती है। और मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, अगर सारी कंडीशन का आंसर यस 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 है, अगर सारे कंडीशन यस 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 हैं तो हम बोलेंगे लीज़ प्रिवेल करती है इसके अंदर। और अगर लीज़ प्रिवेल करती है तो इंड एस 116 उस पर लागू हो जाएगा। पहले हम लीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, सीख चुके हैं, रिवाइज़ करेंगे। पहले हम लीज़ को आइडेंटिफाई करना रिवाइज़ करेंगे। लीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मैं आपको मीनिंग ऑफ लीज़ में लेके जाऊंगा। लीज़ का मीनिंग तो हम तभी पढ़े ना जब लीज़ आइडेंटिफाई करती है, अगर लीज़ आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो हम लीज़ का मीनिंग क्यों पढ़ें। तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 4, और इन दोनों के बीच में से एक बताया था, या तो थर्ड पूरी हो या फोर्थ पूरी हो, इन दोनों में से एक पूरी होनी चाहिए। तो कहने के लिए 4 हैं लेकिन कंडीशन 3 से काम चल जाएगा आपका। पहली कंडीशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एसेट आइडेंटिफाइड है। क्या एसेट आइडेंटिफाइड है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई आइडेंटिफिएबल एसेट है? दो लोगों ने लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज़ प्रिवेल करती है। लीज़ प्रिवेल करने के लिए कंडीशन नंबर 1 यस, कंडीशन नंबर 2 यस, कंडीशन नंबर 3 यस, मतलब किसी भी कंडीशन में नो तो होना ही नहीं चाहिए। सारे कंडीशन अगर यस हैं तो लीज़ प्रिवेल करती है, और अगर लीज़ प्रिवेल करती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और लीज़ की डेफिनेशन सीखेंगे। तो पहली कंडीशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेट आइडेंटिफाई हो चुकी है। एसेट कैसे आइडेंटिफाई होती है मैं अभी बताऊंगा आपको। नंबर 2, क्या एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स सारे लेसी को मिलेंगे। क्या एसेट का डायरेक्शन लेसी के पास है। मतलब क्या लीज़ में कोई एसेट है? हाँ जी है। क्या उस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी को मिलेंगे? सारे के सारे हाँ जी लेसी को मिलेंगे। अच्छा, क्या उस एसेट का कंट्रोल लेसी के पास है? मतलब एसेट कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या लेसी डिसाइड कर रहा है? हाँ जी लेसी डिसाइड कर रहा है। मतलब अगर सारी पावर लेसी के पास है तो लीज़ प्रिवेल करती है सर। क्या एसेट है? हाँ जी एसेट है। क्या उस एसेट के बेनिफिट लेसी को मिलेंगे? लेसी कस्टमर होता है लीज़ में। क्या एसेट के बेनिफिट कस्टमर को मिलेंगे? हाँ जी मिलेंगे। क्या एसेट का कंट्रोल कस्टमर के पास है? हाँ जी उसके पास। क्या उसका डायरेक्शन वो डिसाइड करेगा? हाँ जी। क्या एसेट का कस्टमाइजेशन, क्या एसेट का कस्टमाइजेशन कस्टमर के हिसाब से हुआ है? हाँ जी कस्टमर के हिसाब से। मतलब सब कुछ कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए। अगर सारे बेनिफिट लेसी के पास हैं, सारा कंट्रोल एसेट का लेसी के पास है और एसेट भी प्रिवेल करती है तो ये लीज़ का केस बनता है। ये मैंने आपको लीज़ को आइडेंटिफाई करने के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था। अब मैं एक एक करके सबको डेप्थ में आपको रिवाइज़ कराऊंगा। मैं आपको ज़रा एक बार यहाँ पे नोट्स चेक करा दूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ ऑल सेलेक्टिव नहीं है, सारे कंडीशन, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन बिलो, देन वी विल अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेन्स अ लीज एग्रीमेंट। ठीक है जी। पहली कंडीशन, क्या कोई आइडेंटिफाइड एसेट है? यस।
क्या कस्टमर सारे बेनिफिट ऑब्टेन करेगा? हाँ जी करेगा। क्या कस्टमर के पास डायरेक्शन की पावर है? हाँ जी है। अच्छा, क्या जो डिज़ाइन है वो कस्टमर के हिसाब से है? हाँ जी है। इफ़ वी फाइंड येस फॉर ऑल अबव कंडीशन देन वी वुड से दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स लीज। ये और का मतलब क्या है? थर्ड और फोर्थ में से एक कंडीशन चाहिए आपको। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है आइडेंटिफाइड एसेट। मैं आपको ज़रा बता दूँ एक बार। कंडीशन नंबर 1, आइडेंटिफाइड एसेट। आपने अग्रीमेंट पढ़ा, आपने अग्रीमेंट पढ़ा। उस अग्रीमेंट में लिखा होगा कि मिस्टर ए अपनी मशीन मिस्टर बी को लीज़ पे दे रहे हैं इतने साल के लिए और उसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे। मान लो मैंने अपनी कोई मशीन किसी कस्टमर को किराए पे दे दी और वो हर साल मुझे 2 लाख रुपए देगा। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो एसेट है या तो स्पेसिफाइड होगी, हम इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। एक्सप्लिसिट वे में डिफाइंड होगी, मतलब लिखा ही होगा कि कार दे रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, अपना प्लेन दे रहे हैं, अपना क्रूज़ दे रहे हैं, एसेट का नाम डिफाइंड होता है। या फिर थोड़ा सा उसमें इम्प्लाइड रहता है, स्पेसिफाइड नहीं होगा लेकिन इम्प्लाइड होगा। कैसे? जो एसेट हम दे रहे हैं वो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करके दे रहे हैं। कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। ये जो अमूल वाले हैं, गुजरात से इनका दूध इंडिया के हर कोने में फैल जाता है। कैसे? इनके पास रेफ्रिजरेटेड ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर ही फ्रिज लगा होता है और उसके अंदर ही सारा माल होता है, वो ख़राब ही नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इस तरह के फ्रिज मिलते हैं मार्केट में? नहीं मिलते। डिज़ाइन होते हैं, गाड़ियाँ डिज़ाइन होती हैं, प्लेन डिज़ाइन होते हैं। तो अगर आप किसी एसेट का कस्टमाइजेशन कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करोगे और वो कस्टमर उसको यूज़ नहीं करेगा तो वो किसी काम की भी नहीं है। और अमूल इस तरह का बिज़नेस करता है तो ये ट्रक उसके काम के हैं, मैं उस ट्रक का क्या करूँगा उसको लेके। तो जो कस्टमाइज्ड एसेट होते हैं उसमें लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि हम इस एसेट को कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाता है हाँ जी एसेट है, आपके लिए तो बना रहे हैं और किसके काम की है। तो या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेट डिफाइन होगी या फिर इम्प्लाइड होगी। इम्प्लाइड कब होगी? जब हम उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसको देते हैं। तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कार इसको दे रहे हैं, नहीं जी आपके हिसाब से बना के दे रहे हैं आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट में एसेट को पढ़ना बहुत आसान होता है। या तो एसेट का नाम देख लो, एसेट नहीं पता लग रही तो ये देख लो कहीं डिज़ाइन तो नहीं करी उसके हिसाब से। अगर कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन किए तो उसी के काम की, हमारे काम की तो है नहीं। तो उसके लिए बना रहे हैं तो भाई उसी के लिए बना रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में एसेट प्रिवेल करती है। लेकिन फिर मैंने आपको 2 फैक्टर बताए थे, मैंने आपको 2 फैक्टर बताए थे। फैक्टर नंबर 1, सप्लायर के पास SSR नहीं होना चाहिए। SSR क्या है? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स। नहीं समझे? X ने Y को अपनी एक कार लीज पे दे दी, X ने Y को अपनी एक कार लीज पे दे दी। हमने बोला जी लिखा तो हुआ है कार लीज पे जा रही है, तो बिल्कुल एसेट आइडेंटिफाई हो गई। लेकिन साथ में एक क्लॉज ये भी लिखा हुआ था कि X इस कार को कभी भी चेंज कर देगा और Y से पूछेगा भी नहीं। वो आएगा, पुरानी गाड़ी ले जाएगा और नई गाड़ी छोड़ जाएगा। Y को बोलेगा आप इसको यूज़ कर लो और Y उसको रोक नहीं सकता। अगर सप्लायर के पास इस एसेट को सब्स्टिट्यूट करने के सब्सटेंटिव राइट्स हैं, वो बिना इसकी परमिशन लिए कभी भी किसी भी टाइम पे एसेट रिप्लेस करके चला जाएगा, तो हम ये मानेंगे भैया एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। एसेट आइडेंटिफाइड तभी मानी जाएगी जब उसको वाई की परमिशन लेनी पड़ेगी।
ऐसे नहीं है जब आया मर्जी से बदल के चला गया, पुरानी एसेट ले गया, नहीं छोड़ गया और पूछा तक नहीं उसने। क्यों? वो इस तरह का काम क्यों करेगा? क्योंकि एक्स को बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ में। एक्स को कहीं से अच्छी डील मिली, उसने क्या करा, वो गाड़ी उसको दे दी, इसको नई गाड़ी दे दी। तो ये कोई लीज़ वाली बात थोड़ा ना हुई। लीज़ के अंदर सप्लायर के पास SSR नहीं होना चाहिए, और अगर उसके पास SSR है तो फिर लीज़ नहीं है सर, फिर एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है आपके पास। तो अगर मैं किसी को अपनी एसेट दे रहा हूँ लेकिन मैं उस एसेट को रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सामने वाले की। मतलब क्यों? वो कंट्रोल लेसी का है, लेसी से परमिशन लेके मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं मान लूँगा कि एसेट आइडेंटिफाई होगी। लेकिन मैं उससे पूछते ही नहीं, मैं उसके घर पे आया, ये ले चाबी, वो पुरानी चाबी दे, चल अभी बदल दी एसेट, लीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको और रिवाइज़ कराया था SSR के बारे में, शायद आपको याद हो, कि अगर एसेट में कोई ख़राबी आ जाती है तो वारंटी प्रोविज़न की वजह से अगर वो चेंज करता है, अगर एसेट की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो रही है तो वो चेंज करता है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो वो एसेट को चेंज करता है। तो ये आपका SSR नहीं है। क्यों? ये फ्यूचर सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड है। मतलब लेसर, मान लो मैंने एक एसेट उसको दी और उस एसेट में ख़राबी आ गई, मुझे वो एसेट बदलनी पड़ गई, ये SSR नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मुझे एसेट बदलनी पड़ी, ये SSR नहीं है। मतलब SSR में हम सामने वाले को विदाउट रीजनिंग रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। मैं गया, एसेट बदल के आ गया, लेकिन अगर मैं फ्यूचर सर्कमस्टांसिस की वजह से, कोई फ्यूचर इवेंट्स की वजह से मैं एसेट चेंज करता हूँ तो ये मान लिया जाएगा कि SSR नहीं है। ये तो एक्सेप्शनल इवेंट है। जो मैं बातें कर रहा हूँ वारंटी की, टेक्नोलॉजी की, एसेट की परफॉर्मेंस की, तो इसमें तो एसेट को चेंज करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन इसमें रीज़न है ना मेरे पास चेंज करने का। तो मैं एसेट को तभी आइडेंटिफाइड मानूंगा अगर हमारे सप्लायर के पास SSR नहीं है। और अगर उसके पास SSR है, लीज़ भूल जाओ फिर आप। क्यों? अकाउंटिंग किस चीज़ की करें? हमने चलो अकाउंटिंग शुरू कर ली, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो एसेट चेंज करके चला गया, तो क्या हम दोबारा से सारी अकाउंटिंग चेंज करेंगे अपनी? तो जहाँ एसेट का रिप्लेसमेंट हो सकता है वहाँ अकाउंटिंग मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब पक्के तौर पे एसेट लेसी के पास ही रहनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं ये डिस्टिंक्ट एसेट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एसेट का मतलब क्या है? लेसी को हमने एसेट दी और ये एसेट आपकी फिजिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट है बाकी एसेट से। मतलब लेसर का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। हमने गाड़ी दे दी, हमने मशीन दे दी और लेसी उसको यूज़ कर रहा है, ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है और उसके काम की एसेट है और वो फुली उसके पास रहेगी। हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके पास ही रहेगी वो एसेट। मतलब एक बार एसेट लीज पे दे दी तो लेसर उसकी तरफ पलट के नहीं देखेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, एसेट परफॉर्म नहीं कर रही, वो अलग बातें हैं सारी। तो लेसर की तरफ से अगर एसेट गई और वो एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट है, लेसर का कोई लेना देना नहीं है, लेसी उसको अपनी कैपेसिटी में यूज़ करे, वो हमने उसको एक तरह से मालिक बना दिया और हमारा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और फिर मैंने आपको बताया था कि कभी कभार क्या होता है ना, एसेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, कैपेसिटी फॉर्म में होती है। मान लो एक पेट्रोल की पाइपलाइन है, हमने उसको लीज़ पे ले लिया, मैंने उसको लीज़ के लिए लिया 16 घंटे के लिए, तो जो 16 आवर्स का लीज़ है ना मेरे पास, ये 100% कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए, फुली ओन्ड। जब तक ये लीज़, मैं कहता हूँ चाहे 2 घंटे के लिए मेरे पास है, लेकिन मेरा होना चाहिए सर। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो या कैपेसिटी में डिस्टिंक्ट हो, तो ये मेरे पास होना चाहिए। इसमें लेसर का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। मैंने आपको लीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस बताया है। अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ढूंढो कि एसेट है क्या। तो या तो एसेट स्पेसिफाइड होगी या इम्प्लाइड होगी। इम्प्लाइड होगी तो कस्टमाइज्ड होगी आपकी। नंबर 2, इस एसेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए लेसर का। और वो कैसे हो? उसके पास SSR नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास SSR है तो भैया लीज़ नहीं है।
और अगर SSR नहीं है तो लीज़ है। अच्छा, मतलब एसेट में उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए सर। ये देखो पहली कंडीशन है आइडेंटिफाइड एसेट। हमारे पास दो तरीके से एसेट आइडेंटिफाइड होती है, या तो एक्सप्लिसिट होगा या फिर इम्प्लिसिट होगा, या तो क्लियरली स्पेसिफाइड होगा, या फिर ये प्रेजम्पशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। कैसे? एसेट इज़ स्पेशली कस्टमाइज्ड एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। हमने एसेट बनाई इसके लिए। अच्छा, फिर आगे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फिर दो क्वेश्चन आपको रिवाइज कराए थे, ठीक है जी। फिर हमने फैक्टर्स की बात की थी वाइल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट। फैक्टर 1 SSR विद सप्लायर। इफ सप्लायर हैज़ SSR इट विल बी कंसिडर्ड एज देयर इज़ नो आइडेंटिफाइड एसेट। अगर उसके पास SSR है तो कोई भी एसेट नहीं है सर। अच्छा, SSR होता क्या है चेक कराता हूँ। If supplier can substitute the leased asset with other asset or alternative asset at any time throughout the lease period, कभी भी बदल सकता है वो। अच्छा, it can also be said that customer cannot prevent supplier from replacement of asset। हम उसको रोक ही नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से एसेट जब मर्जी चेंज कर देगा। इसका मतलब उसके पास SSR है तो लीज़ नहीं है सर, लीज़ फेल हो जाएगी फिर। अच्छा, और ये देखो अगर हम किसी वारंटी की वजह से, तो ये SSR नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर हम कोई एसेट की परफॉर्मेंस की वजह से चेंज करते हैं SSR नहीं माना जाएगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी की वजह से करते हैं तो SSR नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई फ्यूचर इवेंट की वजह से हम करते हैं तो वो SSR नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा फैक्टर, या तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए या फिर द आइडेंटिफाइड एसेट शुड बी अ डिस्टिंक्ट एसेट। या तो फिजिकली होगा और या फिर ये कैपेसिटी में होगा। अगर फिजिकली यानी इट मे बी यूज ऑन द कैपेसिटी, और कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास सब्सटेंटिव ऑल, सब्सटेंशियली ऑल, मतलब 100% होनी चाहिए। फिर हमने क्वेश्चन पढ़े थे क्लास में जी। तो हमने क्लास में कौन सा टॉपिक शुरू किया हुआ है अभी? हमने क्लास में सेकंड वीडियो शुरू किया था। हम ये ढूंढना चाहते हैं कि लीज है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन आइडेंटिफाइड एसेट होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड एसेट या तो स्पेसिफाइड होगी या इम्प्लाइड होगी। बस एक बात पे फोकस कर लो, सब चीज़ें बेकार हैं। सप्लायर के पास SSR नहीं होना चाहिए, बस ख़त्म करो बात, बाकी सब कहानी है। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। X ने Y को अपनी एक एसेट लीज कर दी, लीज्ड एन एसेट। X ने Y को अपनी एक एसेट लीज पे दे दी। अब इस एसेट के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे Y के पास होने चाहिए। लेसर का कोई लेना देना नहीं है। लेसर को क्या मिलेगा? लीज रेंटल मिलेगा, लेकिन उस एसेट के सारे बेनिफिट कस्टमर के होने चाहिए। बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकता है? मेन आउटपुट हो सकता है, बाय प्रोडक्ट हो सकता है, सब लीज से अगर वाई कुछ कमाना चाहे तो वो भी हो सकता है। मतलब इस एसेट से आप क्या करोगे? इस एसेट को मैं प्रोडक्शन में यूज़ करूँगा, आउटपुट बनाऊँगा, बाय प्रोडक्ट बनाऊँगा, या मैं इसको आगे लीज पे देके सब लीज कमाऊँगा। मैं कहता हूँ इससे जितने बेनिफिट हैं, एक एक रुपया वो वाई को मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे कि लीज प्रिवेल करती है आपकी। लेकिन एसेट के बेनिफिट सारे किसके पास होने चाहिए? लेसी के पास होने चाहिए, कस्टमर के पास होने चाहिए। लेसर का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ना तो वो एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, ना वो इससे फ़ायदा ले सकता है। और फिर मैंने आपको इसके एक्सेप्शन बताए थे। क्या एक्सेप्शन बताया था? पॉइंट नंबर 1, अगर लेसर ने प्रोटेक्टिव राइट्स लगा रखे हों अपने। एग्जाम्पल, हमने एक शिप दिया लीज पे, एक्स ने अपना कोई क्रूज़ वाई को दिया चलाने के लिए, और वाई को बोल दिया कि भैया आप इस एरिया में इस शिप को लेके नहीं जाओगे
क्योंकि यहाँ पे हाई वाटर्स हैं, हमारा शिप डूब सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो आप इस एरिया को छोड़ के बाकी जहाँ मर्जी ऑपरेट करो। नहीं समझे? एक्स ने एक मशीन दी वाई को, एक फैक्ट्री दे दी, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी, भैया इस फैक्ट्री का आप ज़्यादा यूज़ मत करना, एक दिन में इतने घंटे चलाना, उससे ज़्यादा घंटे आप नहीं चला सकते क्योंकि इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी फिर। तो मिसयूज़ करने से रोक रहा है वो। तो अगर किसी सप्लायर ने अपने कस्टमर को एसेट के मिसयूज़ को रोकने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हो, तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर कोई असर नहीं आता। हम ये मानेंगे वाई के पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी भी हैं, और जो सप्लायर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो एसेट के मिसयूज़ को रोकने के लिए लगाई हैं। ये उसका प्रोटेक्टिव राइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दूसरी कंडीशन मैंने आपको एक बताई थी कि इनकम टैक्स वाले टैक्स बेनिफिट लीज़ के अंदर एक्चुअल ओनर को देते हैं। मान लो एसेट का डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, तो एसेट का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल ओनर को मिलेगा, तो उसको टैक्स में सेविंग हो जाएगी। इस तरह के बेनिफिट्स का इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो एक्स ने ओरिजिनल ओनर होने के नाते टैक्स रिडक्शन क्लेम कर ली कोई, तो वाई ये नहीं कह सकता कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट ख़राब हो गया ना। यहाँ पे एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट एसेट का यूज़ है, यहाँ तो उसका आउटपुट और यहाँ फिर उसका कोई सब लीज का रेंटल। तो अगर कोई टैक्स सेविंग ऑनर को हो रही है या उसने कोई प्रोटेक्टिव कंडीशन लगा दी, इसका हम ये मानेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा और कंडीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड ही मानी जाएंगी आपकी। ये देखो, ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या तो कोई प्राइमरी आउटपुट मिलेगा आपको, बाय प्रोडक्ट मिलेगा, या कोई आप सब लीज से रेंटल वगैरह कमाओगे। दी फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट प्रिवेंट कस्टमर फ्रॉम टेकिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पहला, इसके जो प्रोटेक्टिव राइट्स हैं ये एसेट के मिस यूज़ को रोकने की कोशिश करता है। इट डज़ नॉट मीन दैट इट विल अफेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स के फॉर्म में हो सकता है, मूवमेंट ऑफ एसेट हो सकता है रिस्की एरियाज़ में, या फिर सप्लायर का कोई बेनिफिट हो सकता है टैक्स बेनिफिट। इससे ये कोई प्रूव नहीं होता कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ख़राब हो गए हमारे सारे, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 8। फिर मैं आपको तीसरी कंडीशन पे ले आया, राइट टू डायरेक्ट। एक्स ने वाई को अपनी एसेट दे दी, ये कस्टमर है, ये सप्लायर है, लीज्ड एसेट्स। अब ये जो वाई है ना, वाई ये इस एसेट के ऊपर कंट्रोल रखेगा। नहीं समझे? मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। ये कौन डायरेक्ट करेगा? ये वाई डायरेक्ट करेगा। मैंने चार क्वेश्चन के जवाब बोले थे आपको, कैसे? वेयर, व्हेन, हाउ एंड वेदर। वेयर, एसेट को कहाँ यूज़ करना है, व्हेन, कब यूज़ करना है, हाउ, कैसे यूज़ करना है, वेदर, यूज़ करना भी है कि नहीं करना। मतलब एसेट को कहाँ यूज़ किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, कब यूज़ किया जाएगा, यूज़ किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन की जाएगी कि नहीं, ये सारे डिसीज़न कस्टमर के होंगे। अगर डायरेक्शन एसेट के यूज़ को लेके डायरेक्ट करने की पावर वाई के पास है, तो हम मान लेंगे कि लीज आइडेंटिफाई हो गई आपकी। वेयर, व्हेन, हाउ एंड वेदर, ये सारे डिसीजन पावर किसके पास होनी चाहिए? हमारे कस्टमर के पास होनी चाहिए। हाँ, एक बात और भी है, मैंने आपको बताया था कि जो एसेट का ऑपरेशन है, एसेट का ऑपरेशन चाहे तो लेसर का कोई एम्प्लॉय करे। मान लो क्रूज़ है, तो लेसर ने कह दिया जी मैं अपना क्रूज़ आपको दे रहा हूँ, लेकिन चलाएंगे मेरे एम्प्लॉय, तो चला लो। लेकिन क्रूज़ जाएगा कहाँ, कितने कस्टमर बिठाने हैं, क्या किराया लेना है, वो सब वाई डिसाइड करेगा।
ऑपरेट आप कर लो, कोई चक्कर नहीं, एसेट के मालिक आप हो, लेकिन डायरेक्शन तो मेरा है ना, चलोगे तो मेरे इशारों पे। फिर इसमें मैंने आपको बताया था, और कभी कभार क्या होता है ना, एसेट का यूज प्री डिफाइंड होता है, एसेट का यूज प्री डिफाइंड होता है। अगर एसेट का यूज प्री डिफाइंड है और उसमें डायरेक्शन की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, एसेट आपकी जो मान लो साइंटिफिकली ऐसी है, उसका यूज़ प्री डिफाइंड है कि ऐसे यूज़ होती है एसेट, तो उस केस में जो ऑपरेशन है एसेट का वो कस्टमर के पास होना ज़रूरी है। भी कस्टमर को कोई चीज़ तो दो, या तो उसको डायरेक्शन की पावर दो, यूज़ चला लो आप, कंट्रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन हमारा रहेगा। लेकिन अगर एसेट का यूज़ प्री डिफाइंड है तो फिर ऑपरेशन कस्टमर के हाथ में होना चाहिए, या उस एसेट का डिज़ाइन कस्टमर के हाथ में हो। कस्टमर के हाथ में कुछ तो दोगे आप, या तो डायरेक्शन की पावर दे दो या उसको ऑपरेट करने की पावर दे दो, एक पावर उसके पास होनी चाहिए। चलें जी आगे। और एक ना हमने लीज में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, एक बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 में बड़ी क्वेरीज पूछी मेरे से, सर ये कैसे होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर डिसाइड कर रहा था। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ही लेसर डिसाइड कर रहा है तो लीज है ही नहीं। डिज़ाइन वाली बात कब लागू होती है? डिज़ाइन वाली बात वहाँ लागू होती है, कस्टमर के ऑपरेशन वाली बात वहाँ लागू होती है जहाँ पे एसेट का यूज़ प्री डिफाइंड होता है। अगर एसेट का यूज़ प्री डिफाइंड नहीं है तो उसमें कस्टमर के डायरेक्शन पे वो एसेट चलेगी। लेकिन अगर लेसर डायरेक्शन देना शुरू कर दे, अगर लेसर एसेट को डायरेक्शन देना शुरू कर दे तो डिज़ाइन क्या करेगा? कंट्रोल तो सारा लेसर के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो था 116 में, उसमें अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो मैंने उसमें लिखवाया था कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ही लेसर के पास है, डिज़ाइन क्या करेगा इसके अंदर? डिज़ाइन वाले कंडीशन तो मजबूरी में देखते हैं कि एसेट का यूज़ तो प्री डिफाइंड है, चलो ऑपरेशन इसको दे दो आप। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 10 केयरफुली पढ़ लेना, उसमें कुछ मिसकंसेप्शन हो गया बच्चे को, ध्यान से पढ़ा नहीं बच्चे ने, डाउट पे डाउट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमने लीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में पढ़ा सर। हमारा जो पहला लेक्चर था लीज का, हमारा जो लीज का पहला लेक्चर था वो सिर्फ इसी बात के ऊपर था कि एग्जम्पशन कैसे मिलती है, और दूसरा लेक्चर इसी बात पे था कि लीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पहले एसेट को ढूंढो, फिर देखो इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास जा रहे हैं, फिर देखो एसेट का कंट्रोल किसके पास है। अगर एसेट का कंट्रोल प्री डिफाइंड है तो डिज़ाइन किसका है, ऑपरेशन किसका है, ये सारी बातें थी। तो ये मैंने आपको 2 लेक्चर लीज के रिवाइज करा दिए। फिर मैं आपको पार्ट नंबर 3 में लेके आ रहा हूँ। सारा ये डायरेक्शन वाली बात हो गई सर, देख लो आप स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये आपके पास है, कॉपी पे लिखे हुए नोट्स हैं, यही पढ़े हैं मैंने सारे। फिर मैं आपको 3rd वीडियो में ले आया सर। 3rd वीडियो में मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करी थी। सबसे पहले मैंने आपको लीज़ का मीनिंग बताया था। लीज़ क्या है? लीज़ सर एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। लीज़ एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। एक तरफ होता है सप्लायर और एक तरफ होता है कस्टमर। AS 19 में, CA इंटर में इसको लेसर बोलते थे, इसको लेसी बोलते थे। 116 इनको बोलता है सप्लायर और कस्टमर। एक सप्लायर कस्टमर को अपनी एसेट देगा और ये इसको पेमेंट करेगा। एसेट बेचेगा नहीं, राइट ऑफ यूज़ देगा। मैंने अपना एसेट किसी को यूज़ करने के लिए दिया और उसने उस एसेट के यूज़ करने के बदले में मेरे को पैसे दे दिए। कितने साल का एग्रीमेंट है वो लिखा होता है। 5 साल का है तो वो 5 साल तक एसेट यूज़ करेगा, मेरे को पैसे देता रहेगा, बात ख़त्म हो गई। तो लीज एग्रीमेंट है क्या? लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर बाय अ सप्लायर कन्वेज टू द कस्टमर राइट टू यूज़ एन एसेट फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट। या तो वो पैसा लमसम दे देगा, इंस्टॉलमेंट्स में दे देगा, महीना महीना करके देगा, क्वार्टर क्वार्टर करके देगा, 1-1 साल करके देगा, पैसा आता रहेगा आपके पास।
क्या सीए फाइनल के बच्चे को लीज का नहीं पता? ये वही डेफिनेशन है जो आपने इंटर में पढ़ी हुई है। अच्छा जी, जो सप्लायर है वो देगा, कन्वे करेगा कस्टमर को राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, हमें काफ़ी सारी बातें और डिस्कस करनी है इसमें। 1 और 2 इसमें कन्फ्यूज़न हो गया बच्चे को, मेरे को डाउट्स आए इसके ऊपर। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3 मल्टीपल एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपने 3 एसेट लीज पे दिए हैं, मल्टीपल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो 116 ये कहता है कि ये तीनों एसेट आपके अलग अलग हैं और हम तीनों को अलग अलग टेस्ट करेंगे। मतलब आप इनको इकट्ठा नहीं मान सकते, हम इनको सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेके आएंगे। ये हमारा लीज़ 1 है, ये लीज़ 2 है, ये लीज़ 3 है, ये हमारा सेपरेट लीज़ है। हर एसेट की लीज़ को अलग अलग टेस्ट करो। लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सेप्शन भी बताया गया और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? अगर मान लो ये तीनों के तीनों एसेट मैं एक पैकेज में दे रहा हूँ और मैंने सामने वाले को बोला एक एसेट लोगे तो आपसे ये किराया लूँगा, 2 एसेट लोगे तो किराया कम कर दूँगा, 3 लोगे तो किराया और कम कर दूँगा। मतलब इनका जो इसका किराया इसकी वजह से कम हो गया, इसका किराया इनकी वजह से कम हो गया। मतलब ये इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे का जो रेंटल है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इसमें। तो 116 कहता है फिर ऐसा करो, इन तीनों को आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लो। सबसे पहले हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि मल्टीपल एसेट्स के केस में अलग 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 कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि मल्टीपल एसेट्स एज अ पैकेज है और ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक का दूसरे के किराए के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो फिर हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। फिर हम ये ईच लीज कंपोनेंट वाली बात नहीं लगाएंगे। तो बच्चे ने मुझे डाउट भेजा, सर कभी तो कहते हो अलग अलग कर लो, कभी कहते हो आप कंबाइन कर लो। भैया कंडीशन तो पढ़ो ना, जल्दबाजी में पढ़ोगे कैसे चलेगा? ये सारे इतने सारे इश्यूज जो मैंने लिखवाए हैं क्लास में, क्यों लिखवाए मैंने आपको? तो पहले हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल एसेट्स के केस में अलग अलग लीज कंपोनेंट ढूंढा जाए। लेकिन अगर ये एज अ पैकेज है, एक दूसरे के प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है, तो भैया फिर आप इनको सेपरेट मत करो, सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट मान लो आप इसको। तो ये इश्यू नंबर 1 और इश्यू नंबर 3 का मैंने आपको कंपैरिजन कराया। फिर मैंने आपको पोर्टफोलियो अप्रोच बताई थी। पोर्टफोलियो अप्रोच, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 200 लैपटॉप दे दिए। कितने लैपटॉप्स? 200। चलो और इसी करता हूँ, छोड़ो, फिर पूछ लोगे सर ये तो शॉर्ट टर्म लीज होती है। मैंने इनको 50 गाड़ियाँ दे दी सर लीज पे, और ये जो 50 गाड़ियाँ हैं ये सिमिलर हैं, एक ही मॉडल की हैं, सबका लीज एग्रीमेंट भी सेम है, सबके प्राइस भी सेम है, कंडीशंस भी सेम है। अगर मैं एक ही बंदे के साथ सिमिलर एसेट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सिमिलर एसेट्स का, तो ये कोई समझदारी नहीं है कि मैं 50 गाड़ियों की अकाउंटिंग अलग अलग करूँ। मल्टीपल एसेट्स में और सिमिलर एसेट्स में फ़र्क है। मैंने 1 और 3 में मल्टीपल एसेट्स की बात की थी आपके साथ, तो वो मल्टीपल एसेट्स आपके अलग अलग नेचर के होते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ सिमिलर एसेट्स की बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो अप्रोच में, कि एसेट्स मेरे सिमिलर हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन 50 गाड़ियों को इकट्ठा करूँगा और इकट्ठी अकाउंटिंग कर दूँगा, मैं इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानूँगा। ये आपको अकाउंटिंग रिलीफ दिया गया है। अगर मैं एक ही बंदे के साथ एक ही तरह के एसेट्स का मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं 50 बार अकाउंटिंग करूँगा, मुझे समझदारी नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ अलग अलग हैं, मॉडल अलग अलग हैं, सबकी कीमत अलग अलग है, सबके किराए अलग अलग हैं, फिर सबको अलग अलग करो।
लेकिन अगर सबकी नेचर सेम है तो आपको अकाउंटिंग रिलीफ दे दिया गया है, आप इनको इकट्ठा करके आप सिंगल हैंडल कर लो, आप सिंगल अकाउंटिंग कर लो सबकी आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मल्टीपल एसेट्स को कंबाइन करने के लिए दो केस दिए गए हैं। नंबर 1, अगर एसेट्स की नेचर सिमिलर नहीं है तो आप ये चेक करो क्या ये एक पैकेज है, क्या एक दूसरे के प्राइस को इफेक्ट करते हैं, क्या आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने में आसानी कर रहा है, प्राइस कम हो रहा है आपका, तो हम उसको एक ही पैकेज मान के सिंगल अकाउंटिंग कर देंगे। एक तो यहाँ पे आपको कंबाइन करने की परमिशन है, चाहे एसेट सिमिलर नहीं है लेकिन प्राइस इफेक्ट हो रहे हैं। अगर एसेट सिमिलर हैं फिर तो पक्का ही कर लो आप, अकाउंटिंग रिलीफ दे दी, फिर तो पोर्टफोलियो अप्रोच लग गई आपकी। एक ही तरह के एसेट्स हैं आपके पास सारे। अदरवाइज मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पोर्टफोलियो अप्रोच है वो तो सिमिलर एसेट्स के लिए आपको अलाउ कर दी गई, और जो कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है ये मल्टीपल एसेट्स जब एक दूसरे के प्राइस को इफेक्ट करते हैं तब भी आपको कंबाइन करने की परमिशन दी गई। अदरवाइज सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेट्स को अलग अलग करके एक एक करके आप अकाउंटिंग करो, सबको अलग अलग करो आप। तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी, सबको सेपरेट करो, लेकिन फिर मैं देखूंगा क्या एक का प्राइस दूसरे के प्राइस को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, क्या मल्टीपल एसेट्स तो नहीं है। मल्टीपल एसेट्स हैं और प्राइस भी इफेक्ट हो रहे हैं, भैया इकट्ठे कर लो। अच्छा मैं चेक करूँगा एसेट्स की नेचर सिमिलर तो नहीं है, हाँ जी सिमिलर है, सारे एसेट्स एक जैसे ही हैं, इकट्ठे कर लो। अच्छा एसेट्स की नेचर सिमिलर है, नहीं जी सिमिलर नहीं है, क्या एक दूसरे के प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं कर रहे जी, सब अलग अलग हैं। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई थी, ये सारी बातें हमने क्लास में डिटेल में सीखी हुई हैं। फिर इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन लीज कंपोनेंट्स। ये क्या चीज़ है, मान लो मैंने शॉपिंग मॉल में एक शॉप किराए पे ली, शॉपिंग मॉल में मैंने एक शॉप रेंट पे ले ली, ठीक। इसका रेंट जा रहा है प्लस इसकी मेंटेनेंस जा रही है। मेंटेनेंस, कभी शॉपिंग मॉल गए हो? हाँ सर आप नहीं गए होगे, हम तो रोज़ ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आपने देखा हो तो पब्लिक के लिए लिफ्ट्स लगी होती हैं, एलिवेटर्स लगे होते हैं, चकाचौंध रोशनी होती है। कभी सोचा आपने ये चल कैसे रहे हैं? लिफ्टों का खर्चा, एलिवेशन का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, तो ये उस शॉपिंग मॉल के अंदर जितने भी शॉप्स हैं ना उन सब के ऊपर उनके ऊपर डाल देते हैं एरिया के हिसाब से। मेरे पास 10 बाय 10 की शॉप है तो मेरे हिस्से में 10 बाय 10 के हिसाब से मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। तो जो ऑनर है एसेट का वो किराएदार को पहले ही कह देता है इतना किराया आपको मुझे देना पड़ेगा और इतनी मेंटेनेंस शॉपिंग मॉल वालों को देनी पड़ेगी, जो शॉपिंग मॉल की मैनेजमेंट है। दूसरा, हाँ जी आप मेरे को इतने पैसे दे दो और मेंटेनेंस में अपने आप देख लूँगा। तो अगर तो किराएदार किराया और मेंटेनेंस अलग अलग जगह दे रहा है, किराया मालिक को दे रहा है और मेंटेनेंस शॉपिंग मॉल की मैनेजमेंट को दे रहा है, फिर तो झंझट ही नहीं है, फिर तो आप अलग अलग अकाउंटिंग कर ही लोगे। आप सेपरेट कर रहे हो पहली चीज़ों को, इतना किराया इसको देना है, मेंटेनेंस इसको दें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लमसम अमाउंट मालिक को देनी होती है और मालिक फिर आगे मेंटेनेंस खुद पे करता है। तो जो किराएदार है उस किराएदार को देखना पड़ेगा कि उसने जो पेमेंट की है ऑनर को, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाना चाहिए, एक लीज कंपोनेंट, एक नॉन लीज कंपोनेंट। फिर उसको स्प्लिट ऑफ करना पड़ेगा। अगर तो वो पहले अलग अलग दे रहा है फिर तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर वो सारा पैसा मालिक को दे रहा है और मालिक आगे मेंटेनेंस दे रहा है तो किराएदार को पता है कि वो जो दे रहा है उसमें मेंटेनेंस का पैसा भी है, किराए का पैसा भी है, तो वो अपनी पेमेंट को 2 हिस्सों में तोड़ेगा। और वो 2 हिस्सों में कैसे तोड़ेगा? वो एसएसपी की रेशो में तोड़ेगा। एसएसपी क्या है? किराएदार ये पता करेगा कि अगर मैं इस तरह की डील मार्केट में लेने जाता तो मुझे मेंटेनेंस के कितने पैसे देने पड़ते, किराए के कितने देने पैसे पड़ते, मतलब दोनों सर्विसेज का, रेंट का और मेंटेनेंस का स्टैंड अलोन प्राइस क्या है, उसकी रेशो में वो अपने रेंट को स्प्लिट ऑफ कर लेगा। क्योंकि दोनों के ऊपर अकाउंटिंग अलग अलग है, मेंटेनेंस की अकाउंटिंग अलग होगी और किराए की अकाउंटिंग अलग होगी, इसलिए इसको सेपरेट करना पड़ सकता है। तो जो किराए का पैसा है वो लीज कंपोनेंट है, जो मेंटेनेंस का पैसा है वो नॉन लीज कंपोनेंट है। तो इन किराए का और मेंटेनेंस का जो मार्केट का जो रेट है उस रेशो में वो डिवाइड कर लेगा।
और फिर इसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी दिया गया लेसी को कि छोड़ यार, तू इसको मत बांट, अगर तू चाहता है तो तू लीज़ और नॉन लीज़ को अगर तू सेग्रीगेट नहीं करना चाहता छोड़ पड़े, सबको लीज़ मान के डील कर ले। सेग्रीगेट करना चाहे कर सकता है, सेग्रीगेट नहीं करना चाहे नहीं कर सकता। लेसी के पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्शन है, लेसर के पास नहीं है। मतलब लेसी को एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं। लेसी को बोला यार अगर तेरे को नहीं पता लग रहा ना कि इसमें रेंट कितना और मेंटेनेंस कितनी है, कोई बात नहीं, मत अलग अलग कर, सेपरेट मत कर, इसको एक ही मान के अकाउंटिंग कर दे। अच्छा, फिर मैंने आपको बताई थी नॉन लीज कंपोनेंट क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई प्रॉपर्टी का टैक्स है, अगर कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, अगर कोई और फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो नॉन लीज कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। नॉन लीज कंपोनेंट में आप ये मान के चलो वेरिएबल एक्सपेंसेस ही आते हैं आपके, मतलब मेंटेनेंस ही आते हैं, सीधी सी बात है ये। मेंटेनेंस बहुत बड़ा खर्चा होता है सर इसमें। मैं बिजली पानी के बिल की बात नहीं कर रहा ना, बिजली और पानी का बिल तो कंजम्पशन के हिसाब से जाता है और वो तो किराएदार को देना ही पड़ेगा। मैं तो मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं बिजली पानी की बात कर रहा हूँ? नहीं। मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कॉमन में देनी पड़ती है। बिजली पानी के मीटर तो लगे ही होते हैं, पता ही होता है कितना बिल आएगा। कस्टमर आएगा तो एसी चलाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं चलाएंगे। वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं इसमें, मैं कॉमन मेंटेनेंस वाले की बात कर रहा हूँ, जिसका हमें पता ही नहीं होता हम दे कितना रहे हैं। तो लीज कंपोनेंट, नॉन लीज कंपोनेंट में सेग्रीगेशन आपको करना पड़ेगा और वो एसएसपी की रेशो में करेंगे। और फिर भी अगर एसएसपी की रेशो नहीं लगाना चाहते तो आपको एग्जम्पशन है, आप नहीं करना चाहते सेग्रीगेशन मत करो, लेसी को माफ़ किया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था इंसेप्शन ऑफ लीज। इंसेप्शन ऑफ लीज क्या है? जिस दिन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उसको आपने मान लिया था, नहीं समझे, दो लोग बैठे, सारे टर्म्स डिसाइड हो गए, एग्रीमेंट बाद में बना, तो जिस दिन टर्म्स डिसाइड हो गए इंसेप्शन हो गया। अच्छा, आपने जिस दिन कॉन्सेंट दी उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इंसेप्शन। मतलब विच एवर इज अर्लियर, आपकी मुंडी हिल गई या आपने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, वो इंसेप्शन डेट है आपकी। दूसरा है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट क्या है? जिस दिन हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कब शुरू करते हैं? जिस दिन हमें एसेट का कंट्रोल मिल जाता है, जिस दिन लेसर ने लेसी को एसेट का कंट्रोल दे दिया, वो कमेंसमेंट डेट है आपकी। और अकाउंटिंग कमेंसमेंट डेट से करेंगे। आमतौर पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उसी दिन चाबी हैंड ओवर कर देते हैं हम, चाहे वो एसेट हो या कोई प्रॉपर्टी हो। वैसे तो सेम ही होते हैं दोनों, लेकिन ये बात ध्यान रखना, थ्योरेटिकली इंसेप्शन डेट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने की डेट, और कमेंसमेंट का मतलब है जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, मतलब एसेट लेसी के पोजेशन में आ जाएगी, उस दिन हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे, वो कमेंसमेंट डेट है आपकी। अच्छा, लीज टर्म क्या है? लीज टर्म है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ये वो पीरियड है जो मान लो मैंने 15 साल के लिए प्रॉपर्टी ले ली और 6 साल लॉक इन है उसके अंदर, 6 साल लॉक इन पीरियड है, मैं जा ही नहीं सकता। अगर गया तो भी 6 साल का किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा, तो मैं क्यों खाली करूँगा? तो जो लॉक इन पीरियड होता है ना बेटे, वो इसका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। अब मैंने बोला 15 साल की लीज़ है, 6 साल का लॉक इन है, मैंने काम शुरू किया, मेरा बंदा अच्छे से पड़ा, मैं क्यों खाली करूँगा प्रॉपर्टी? तो 6 साल तो हो गया नॉन कैंसिलेबल, फिर मैं इसमें करूँगा प्लस। अगर मुझे लगता है कि बाकी के 9 साल के लिए 15 में से 6 तो मैं कर ही नहीं सकता, 9 बच गए, अब इसमें से मैं टाइम लगाऊंगा कि मैं कितना और एक्सटेंड करूँगा, वो भी जोड़ लूँगा, उसकी सर्टेनिटी कितनी है। अगर मुझे लगे नहीं यार मैं तो 15 के 15 साल यहीं बैठा हूँ, तो फिर मेरा लीज़ पीरियड शुरू में 15 साल मान लूँगा। अगर मुझे नहीं यार लॉक इन है, लॉक इन से पीछा छुड़ाना है बस, तो 6 साल ही मेरा लीज़ टर्म है। तो लीज़ टर्म क्या है? एक तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, प्लस अगर एक्सटेंशन होगा तो उसकी सर्टेनिटी के हिसाब से और जोड़ लो उसके अंदर, तो ये लेसी बताएगा, और लेसी के अकॉर्डिंग लेसर अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया था रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म। रीअसेसमेंट, हर बैलेंस शीट डेट को आपको लीज टर्म को एसेस करना चाहिए। कैसे?
लेसी ने एक प्रॉपर्टी ली 15 साल के लिए लीज़ पे, 6 साल का लॉक इन है, ठीक है जी, तो 6 साल तो नॉन कैंसिलेबल हो गया। अब लेसी ने उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ऑफिस बनाने पे, स्ट्रक्चर बनाने पे, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी आपने लीज्ड प्रॉपर्टी पे, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लेसी इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करने वाला। देखने में लग रहा है आपको कि 6 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, उसने जो पैसा लगाया है इस प्रॉपर्टी पे वो खाली नहीं करेगा इसको। या लेसी ने उसको सब लीज कर दिया, और सब लीज कर दिया 8 साल के लिए, नॉन कैंसिलेबल 6 साल का है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि नॉन कैंसिलेबल 6 साल का है, लेकिन उसने तो आगे सब लीज कर दिया 8 साल से पहले तो वो जा ही नहीं सकता, उसने सब लीज कर दिया। तो हमें लीज टर्म को एसेस करना पड़ता है हर साल कि लेसी कितने साल मानता है लीज पीरियड, और लेसी के अकॉर्डिंग लेसर को चलना पड़ेगा। ये सारे इश्यूज हमने 1 बाय 1 क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। तो ये 3 वीडियोस का मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट था आपको रिवाइज करा दिया है, आपके पास नोट्स घर पे पड़े हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में अगले 3-4 वीडियो फिर रिवाइज कराऊंगा आपको मैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। आज मैंने 3 वीडियो आपको रिवाइज करा दिया बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।